We have already discussed कि although there has been increase in the female participation rate in the labor force from 18 to 30% in rural India and 36% to 42% in urban area, but the challenge is with the nature of employment. Majority of women are same self-employed rather than getting a regular salary. Second would be the real income has not risen from the last 5 years. तो दो challenges है हम लोग को address करना चाहिए. With 148 varieties in QS Asia ranking, India has most representation, surpasses China. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे टॉप किया है यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में, और इसे बताना चाह रहा है कि जो 856 इंस्टीट्यूशन है फ्रॉम 25 कंट्री, जिसमें से इंडियन यूनिवर्सिटी का जो नंबर है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू बाकी सब कंट्री में से इन एशिया. लेकिन बात यहाँ हो रहा है कि रैंकिंग का भी, लेकिन और भी एरियाज है जहाँ पर एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयज रेपुटेशन, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, तो वहां पे देखा है कि कुछ कुछ एरिया में कम है, जैसे एकेडमिक रेपुटेशन में, एम्प्लॉयज रेपुटेशन में, लेकिन कुछ में बेस्ट है, जैसे पेपर पर फैकल्टी मेट्रिक. तो पेपर फल पर फैकल्टी मेट्रिक में भी देखा गया है कि जो रिट्रैक्ट किया गया है पीएचडी का जो भी डेटा, जो भी पेपर होता है, हम लोग कुछ पहले आर्टिकल पढ़ रहे थे, तो उस पर भी काम किया जाना चाहिए. क्वालिटेटिव रिसर्च किया जाना चाहिए रादर देन क्वांटिटेटिव रिसर्च. उसके बाद तो फिर और ये भी देखना चाहिए कि एशिया रैंकिंग में 40वां स्थान पे आईआईटी बॉम्बे. इसका मतलब 39 जो इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर में, वो बाकी कंट्रीज का, वो भी इन एशिया. तो हम लोग कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं. ऑब्जर्वेटरी स्पॉट रेड अरोरा ओवर लद्दाख, हनले एंड मेरक ऑब्जर्वेटरी इन लद्दाख, जो कैप्चर करता है नाइट स्काई. और नाइट स्काई क्यों इंपॉर्टेंट है मानसी, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं ना, नाइट ऑब्जर्वेटरी लद्दाख में जो है, हाँ, मतलब वाई लाइट इट इज. पोल्यूशन, हाँ लाइट पोल्यूशन एक रहता है, सो उसमें भी लाइक इसीलिए वी हैव चोजन दिस पर्टिकुलरली लद्दाख एज अ लोकेशन. वहां पे भी हेनले ऑब्जर्वेटरी जो है नाइट स्काई, मतलब वी हैव टू कैप्चर कुछ ऐसी चीजें जो हमें नाइट स्काई में विजिबल होगी, सो दैट वुड बी हेल्पिंग अस बेसिकली knowing the हाँ, origin of बेसिकली universe या कुछ इस तरीके की रिसर्च में दैट वुड बी यूजफुल. जैसे बेसिकली अगर आपको ऑब्जर्वेटरी आपको यूज करना है फॉर एक्सप्लोरिंग द डिस्टेंट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स और गैलेक्सी, फॉर दैट लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और डिस्टेंस जो लाइट होता है उनका जो इंटेंसिटी होता है बहुत कम होता है. अगर आप रात में आपको देखोगे तभी दिखेगा. अगर आप सुबह देखोगे या दोपहर में देखोगे या फिर ऐसी जगह देखोगे जहां से लाइट पॉल्यूशन ज्यादा है, तो वहां पर दिक्कत हो जाएगा. तो डिस्टेंट लाइट को देखने के लिए आसानी हो जाता है. और दूसरा बात है कि ऑरोरा है क्या. इट इज ए पैटर्न ऑफ ब्राइट लाइट that are formed due to the interaction of the magnetic and also the solar जो flare निकलता है उसके साथ interaction with the particle in the stratosphere and stratosphere उसके ऊपर magnetosphere. ऐसे लिखा हुआ है कि when मैग्नेटिक. particle ejected by the sun interact with the magnetic field around the earth, तो सन का जो सोलर फ्लेयर होता है या फिर जो मैग्नेटिक पार्टिकल जो इंटरेक्ट करता है विद द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द सन, the phenomena is called as auroras, or it is mostly visible in the northern and southern part of the पोल्स. US. यूज ने हाँ हाँ पोल्स, पोल्स में भी साउथ पोल्स. पोल एंड नॉर्थ पोल. नॉर्दर्न लाइट इसलिए उसको बोला जाता है. तो अभी हैनले ऑब्जर्वेटरी में भी देखा है. तो हर जगह बन सकता है लेकिन मैक्सिमम वहीं पर होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, क्योंकि मैग्नेटिक जो जोन होता है वो ज्यादा होता है पर. तो हैनले जो है वो इंडिया का ओनली डार्क स्काई रिजर्व है. दैट इज द ओनली डार्क स्काई रिजर्व इन हैनले दैट वी हैव इन लद्दाख. हाँ
तो ये क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट में डिफरेंस क्या है? तो एक बार ये देख लेते हैं। ये मानसी आपको अगर पता होगा तो आप बताओ उसमें, इलेक्टोरल ट्रस्ट और बॉन्ड, हाँ बॉन्ड में। हमें पता ही है, लाइक एक ट्रस्ट जो है काइंड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन है, बट जो मतलब इसको फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंस बिटवीन देम, मैं इसको लेके चल रही बोल रही हूँ कि ट्रस्ट हो सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट, और यू कैन से कि टूल हाउ पीपल कैन डोनेट फंड्स टू द पॉलिटिकल पार्टीज ड्यूरिंग इलेक्शंस। सो एक ही हम्म, माइनर डिफरेंस हो रहा है। ठीक। 1 ईयर ऑफ प्रोजेक्ट चीता। तो चीता हम कहाँ से लाए मानसी? कोई कंट्री का नाम बताइए। वी बॉट इट फ्रॉम नाम्बिया। हाँ ठीक है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बाकी कर, हाँ वैसे साउथ अफ्रीका से भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तो नामीबिया और साउथ अफ्रीका हो गया। तो अभी जाके देखा गया है कि सर्वाइवल रेट थोड़ा में उसमें इशू हुआ है, क्योंकि बहुत से चीता का डेथ हुआ और लाइवलीहुड भी इम्पैक्ट हुआ है बेसिकली। कॉम्प्रोमाइज मिस्टेक तो क्यों हुआ था, क्योंकि जो कॉलर लगा हुआ था चीता के ऊपर में, वहां पर मैगट फॉर्मेशन हो गया था, तो इसके कारण डेथ हुआ था। और कौन सा नेशनल पार्क है? तो बेसिकली कूनो नेशनल पार्क मध्य इन प्रदेश। मध्य प्रदेश। और इस इंस्टीट्यूशन का नाम जो इसको रेगुलेट कर रहे हैं या फिर देख रहे हैं? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। हाँ एनटीसी है। यहाँ पे ले सकते हैं ना, ऑपरेशन ऑल क्लियर, इट वाज लॉन्च्ड बाय रॉयल भूटान आर्मी इन 2003। मैं यार पढ़ रहा था नया, पहली बार पता चला मुझे, तो हम्म। मैं जान रहा था क्या है। तब बेसिकली इंसर्जेंसी। ऑपरेशन ऑल क्लियर, हाँ इंसर्जेंसी फ्रॉम द इंडियन साइड। हम्म। अल्फा एनडी, ओ हाँ, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड इस कामतूर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, देर एक्टिवली पार्ट इन द रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल। So they were basically striving for the separatist element in the Bhutan। तो उसके लिए उन्होंने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन ऑल क्लियर बाय द रॉयल भूटान आर्मी। ये लेते कि व्हाट इज इंडियाज एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड 2017। तो आईईए, इट इज अ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बेस्ड इन पेरिस। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक उनका एक रिपोर्ट होता है। दे हाईलाइटेड IECBC फॉर इट्स कमर्शियल बिल्डिंग। कैसे अपना जो कमर्शियल बिल्डिंग है इसको हम लोग मिनिमाइज करें जी एमिशन में, और साथ ही कैसे इसको क्लाइमेट चेंज के हिसाब से मिटिगेट करें और इसको मोस्ट सस्टेनेबल बनाए, उसके लिए ECBC है। Sets the minimum standard for the commercial building with objective to save around 25 to 50% of energy used in compliant building। बेसिकली ये इसी का अकॉर्डिंगली बाकी सब स्टेट्स भी बना सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेनी ऑफ द स्टेट्स लाइक यूपी, पंजाब, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र एंड जम्मू कश्मीर, लद्दाख हैव येट नो टू नोटिफाई द ECBC रूल। तो नोटिफाई अभी तक नहीं किया बेसिकली। So whether India is a part of IEA or not? इंडिया पार्ट ऑफ आई। हाँ, we joined in 2017, और क्या ये जो IEA है whether it is a UN specialized agency or not, वो देखना पड़ेगा। नहीं, UN का स्पेशलाइजेशन एजेंसी नहीं, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑटोनोमस है। ठीक है। नहीं तो
ठीक है। Globally, the average surface air temperature was 1.7 degree warmer than the same period in 1850 1900। तो बढ़ते जा रहा है, ये बात हो रहा है कि हम लोग को डील करना चाहिए क्लाइमेट चेंज। कैसे करेंगे तो हम लोग हर दिन डिस्कस करते हैं इसके ऊपर में। मानसी, वी कैन टेक अप विद द नेक्स्ट पेपर। Okay, Ashik. Okay, so coming to Financial Express newspaper. So advanced braking system basically देखे यहाँ पे India's largest manufacturer the brake shoe and advanced braking systems for the two-wheelers with approximately 50% market share. तो मतलब technically you can look into this, ये जो system है, we'll have to find out about this जो brake shoe और वो सब है. So we see 11 firms derive the market wave to join rupees 1 trillion mid-cap club. So when we talk about the share market, तो small cap होता है, mid cap होता है, large cap companies होती है according to the valuation and the size. So mid cap में we are seeing कि 11 firms, they comprise collectively rupees 1 trillion of the the valuation, the total valuation. So these are the companies which are a part of it. एंड ये चेंज होता रहता है, मतलब दिस इज नॉट फिक्स्ड, यू कैन सी कि इसमें दीज आर द पार्ट ऑफ इट एंड जो कंपनीज आर नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ इट, उसमें वेदांत इज वन एंड अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस इज वन ऑफ देम. सो बेसिकली एक इंडेक्स भी रहता है मिड कैप इंडेक्स, उसके बेसिस पे भी गेट टू नो कि कंपनीज की डेली बेसिस पे भी वांट टू सिंगल अगर मैट्रिक्स है आपको आइडेंटिफाई करने की आज की क्या परफॉर्मेंस चल रही है, whether it is bullish or bearish, so that can be assessed on the basis of that particular index. Apart from this, we are having the NSE का index है, Nifty 50 is there, BSE index is there, जिसमें 30 companies are a part of it, so that also keeps fluctuating. So electric vehicle import duty cut in the works. Concessional rate of 30% of the cars priced above $80,000 has been proposed. So this is also import duty अगर हम cut करेंगे, so this would be boosting more imports into India. So India currently we are levying taxes between 70 to even 100% of the cars which are imported as completely built units, depending upon their value. So this is in the context of the FTA with UK. The central government is proposing reducing the import tax on some electric vehicles from UK in an effort to clinch the free trade deal between the two nations. But we need to look into whether there's a need of importing these EVs into India. क्योंकि demand, I don't think so इतना ज़्यादा है compared to the supply that we already have domestically. So just in order to get this free trade agreement done, we are agreeing to the certain conditions which UK wants India to fulfill. So year of a lone unicorn, matlab initially after COVID-19 we saw the number of unicorns going up in India. So Ashik, can you define what is a unicorn? Unicorn is such that it has the market cap of $1 billion. ठीक है, हाँ, it's a kind of a startup जिसकी valuation $1 billion हो जाती है, क्रॉस कर देती है, तो Just हाँ, क्रॉस की। unicorn. So the It numbers is basically after IPO, है ना? वो देखना पड़ेगा, कि देखना पड़ेगा। valuation की बात कर रहे हैं. So यहाँ पे if we look at the trend, so 2020 में we had this COVID-19 and you saw 2021 में कितना ज़्यादा sharp spike देखा गया. 43 unicorns were there in India registered. Then it came down and 2023 में so far we just have only one. If we get the name, it is okay. Zepto is जो 2023 में it became a unicorn. So
67 यूनिकॉर्न्स हमने सिर्फ 2 साल में देखे इंडिया में. सो फंडिंग स्लो डाउन है, इसके पीछे एक रीजन है टू द स्टार्टअप्स. एंड रियलिटी चेक हैज सीन इन्वेस्टर्स स्क्रूटिनाइज डील्स more lot like closely. The investors जो पैसा लगा रहे हैं अपना startups में, they are being more cautious. So obviously आप startups में पैसे लगा रहे हो, so बहुत risky रहता है because they are in their initial stages of development. You are not so sure about, you know, they are not properly established and successful business. So that is why. And this Bletchley Declaration, this we have seen baby steps towards safe artificial intelligence. So The this regulation of AI. So this has been signed by 28 countries. So we'll take this up in the explainer. And moving forward, rise in innovation. So we often like focus upon this innovation. आज हम बात भी कर रहे थे education के context में, you know, the number of documents which are published, magazines की हम बात कर रहे थे. So patents की आप बात करो तो rise in the patent applications in India demonstrate the rising innovative zeal of our youth. This is very positive sign for the times to come. So यहाँ पे भी again startup industry, startups को हम कैसे promote कर रहे हैं? We are having Startup India scheme, and then specifically for women also we are having Stand Up India scheme. And skills are also, you know, मतलब collectively things are interrelated. So schemes like even Skill India mission that we have, so things are interrelated. And like digitally also we are going at with e-governance at the same time. Apply करने के लिए जो mechanism उसको हम कितना easy बना रहे हैं, faceless बना रहे हैं, paperless बना रहे हैं. So that's there. So more products on offer for the farmers under the Fasal Bima Yojana जो है. So when we see there's a decline in the claim to premium ratio. Okay, so ये दो तरीके से हो सकते हैं, या तो claims reduce हो रहे हैं या फिर premium जो है that is rising. So दो ही options है कि this ratio can decline. So farmers enrolled, अगर हम numbers देखें तो gradually वो पहले कम हो रहा था, but then it has increased in 2022-23. The number of farmers कितने enrolled हैं in this. So right now it is 31.6 million farmers. And gross premium and claims का अगर हम ratio देखें तो premiums अभी के time में we see कि claims they've reduced to 13,000 so far. And premiums 31,000 पे है. This is in crore rupees. क्लेम रेशियो अगर हम देखें, ओके, मतलब क्लेम रेशियो ये बता रहा है कि आप अगर क्लेम कर रहे हो तो वो आपको मिल रहा है पैसा. सो 99.5%, दैट वाज द हाईएस्ट during the initial years of 2018-19, and then it has started to decline, and it has consistently fallen. तो मतलब अच्छा बीच में एक बार इंक्रीज हुआ बट उसके बाद बहुत ज्यादा ड्रॉप देखने को मिला. तो राइट नाउ इट इज जस्ट 46.2%. तो वही अब इसके सक्सेस के ऊपर ये आपने फसल बीमा योजना इंट्रोड्यूस कर दिया, बट अगर अल्टीमेटली फार्मर्स को उसका एडवांटेज नहीं मिल रहा है, दैट इज ओनली 46.2% आपका क्लेम रेशियो है. So that needs to be looked into इसकी effectiveness. Life cover is a part of it. Tractor insurance among a host of the options जो new मेरे हिसाब से इसको हम newly introduce कर रहे हैं इसमें. So ठीक है, this can be एक factual चीज हो गया. भारत नेट प्रोजेक्ट, इसमें we are connecting all the India's gram panchayats with the internet services. So government to use the SATCOM, satellite communication for the rural connectivity. So new data plans, these are there. The current plan जो है, it connects 10% of the gram panchayats in remote and mountainous regions. Plan will pave the way for from Geo and Starlink. Okay, Starlink would also be OneWeb to collaborate. Starlink हो गया टेस्ला का, OneWeb हो गया आपका एयरटेल एंड सिलिकॉन कंपनी का. ठीक है. BSNL is also a part. Might tie up with the satellite communication players to provide connectivity. तो एक government player हो गया. So low Earth orbit and medium Earth orbit satellites, they would be used for these the connectivity thing. अगर ministry की हम बात करें, भारत नेट, Ashik, please name the ministry. Ministry of Telecommunication. हाँ वही होगा इसमें. So fixed wireless access would be provided to rural areas.
टॉक्सिक टाइम्स इन दिल्ली, इवन वाटर पोल्यूशन में आप देख सकते हो द फोम, टॉक्सिक फॉर्म इन रिवर यमुना इन द कालिंदी कुंज। सो जो अगेन हैवी मेटल्स है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, अनट्रीटेड वेस्ट जो रिवर्स में रिलीज किया जाता है बाय द इंडस्ट्रीज, दैट हैज क्रिएटेड सच अ टाइप ऑफ कंडीशन। मतलब कैसे बोल सकते हो कि दिस इज रिवर यमुना। एंड यहाँ पे we also talk about one of the indicators and we talk about that, मतलब एग्जैक्ट नेम मैं नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ। मतलब इफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द थिंग, तो अगर लाइक ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो इंडिकेटर, अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ये जो लेवल ऑफ पोल्यूशन है दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग इन वाटर। क्योंकि फिशेज या जो मरीन स्पीशीज है, अगर उनका ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ऑब्वियसली इट इज गेटिंग डिफिकल्ट फॉर देम टू ब्रीथ, दैट इज बिकॉज वाटर पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग। सो वी सी दैट इट हैज एयर क्वालिटी मानसी, की बात हो रही है वैसे तो। तो ये टॉक्सिक फोम जो दिखता है, तो हाँ, उसमें कौन सा केमिकल होने का ज्यादा चांसेस होता है जिसके कारण टॉक्सिक फोम बन रहा है? वो ही सोच रही थी, मतलब हाँ, एग्जैक्ट तो बेसिकली हाई तो फॉस्फेट, फॉस्फेट ठीक है। दे आर यूज्ड इन मेनी डिटर्जेंट एंड डाइंग इंडस्ट्री। तो हम्म। इसके कारण फिर ये बढ़ ओके, जाता है, फॉर्म बन तो जाता। सोपी टाइप सिस्टम, सोपी वाटर बन जाता है। हम्म, आई कैन सी ब्लैक कलर्ड वाटर है बिल्कुल। खराब स्थिति है फिर। ये हम बात कर चुके हैं, यूएसए वुड आल्सो बी इन्वेस्टिंग इनटू दिस। इकोनॉमिक प्लस जियो पॉलिटिक्स। हम्म। So Reliance Retail, they have opened standalone art and craft stores. So like इतना ज्यादा लाइक देखने को नहीं मिलता आर्ट एंड क्राफ्ट के जो स्पेशलाइज्ड है इंडिया में। लाइक आप क्लोथिंग इंडस्ट्री की अगर आप बात करो, सो दैट आर बीइंग प्रमोटेड थ्रू दीज स्टोर्स। सो वी सी 10 stores in next 1.5 years in India, and even these would be opened up in US and Europe. So Swadesh is our humble initiative to preserve and promote the country's age-old arts and crafts. So we can see कि private sector भी इसको कैसे important role play कर सकते हैं in promoting this thing. We are having Khadis and Village Industries Commission for the particularly promotion of Khadis. So through these stores, how private sector is taking at the world stage. This is named Swadesh. So even like ये handicrafts इसको एक and एग्जाम्पल बता artisans सकते हैं, के लिए, कंपैशनेट कैपिटलिज्म हो सकता है ये, हाँ ये बोल सकते हैं हम। क्योंकि ये कैपिटलिज्म है लेकिन वो भी प्रमोट कर रहे हैं अपना हेरिटेज कल्चर और आर्ट This फॉर्म is like को। not उस वजह solely से for earning more amount of profit ही हम बोल सकते हैं। It is not just प्रॉफिट profit. भी अगर अर्न हो रहा है, लेकिन एक तरीके से हो रहा है कि आपका हेरिटेज ही प्रमोट हो रहा है, तो आई थिंक दिस इज अ गुड एथिकल, स्टेप। एथिकल बोल सकते हैं हम्म। इसको। हाँ। और इससे ऑब्वियसली एमएसएमईज को भी बूस्ट मिलेगा। हम्म। क्योंकि हम लोग को लॉन्ग टर्म में जो बड़े बड़े कंपनीज है फैशन इंडस्ट्रीज में, हम्म। वो भी यही काम करते हैं। हाँ लेकिन एथिकल, हाँ एथिकल फैशन इंडस्ट्री भी क्रिएट करेगा, मतलब सस्टेनेबली भी ये देखा जाएगा। क्योंकि फैशन हम्म, इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट जो लेदर, ऑथेंटिक लेदर यूज किया जाता है। सो इस तरीके से हाँ हाँ, यहाँ जो सस्टेनेबिलिटी, इसमें न्यू एज बायो लेदर का यूज कर सकते हैं या फिर रीयूज मटेरियल यूज कर सकते हैं। कोपरा हो गया, जूट हो गया, इससे भी हम लोग बना सकते हैं। तो एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ लेदर हो सकता है। सो इसकी बात करें एम्फी, दैट इज द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडियाज डायरेक्टिव to the fund houses regarding the use of the projected returns in advertisements is a step in the right direction to curb the mis-selling. So basically जो advertisements के थ्रू रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है, एंड like
अगर सपोज ऐसा कोई मिस इन्फॉर्मेशन मार्केट में सर्कुलेट हो जाता है तो ऑब्वियसली दैट इज कॉल्ड मिस सेलिंग, की अंडर पैनिक यू गो फॉर सेलिंग योर स्टॉक्स एंड द शेयर्स दैट यू हैव, पर्टिकुलरली म्यूचुअल फंड के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम यहाँ बात करें। सो यहाँ पे डायरेक्टिव क्या इशू किया गया, आई एम लुकिंग फॉर दैट। सो ओके, दे हैव टोल्ड द फंड हाउसेस दैट दे कैन ओनली शो 10-year rolling returns compounded annually while showcasing the returns in their advertisement. So मतलब जो म्यूचुअल फंड्स एडवर्टाइजमेंट्स में प्रमोट करते हैं या बताते हैं कि हमने इतने रिटर्न्स जनरेट किए, तो उसके लिए क्लियर डायरेक्टिव आया कि आपको लास्ट 10 ईयर का रोलिंग रिटर्न्स बताना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा, in order to again maintain that transparency amongst the investors also, and that needs to be obviously done in an honest manner. Then only we can say कि it is an ethical practice. So Ashik, यहाँ पे we can discuss what is the difference between mutual fund and exchange traded funds. So if you know anything ETF है about ना? ETF, you can speak. नहीं, बता दो मानसी। ठीक है, म्यूचुअल ETF तो फंड जनरल, हाँ भूल गया मैं। अगर हम बात करें, एक पूल ऑफ स्टॉक्स है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसमें अब ये भी है कि अगर डिफरेंट इंडस्ट्रीज का भी हो सकता है एंड सेम इंडस्ट्री का भी एक म्यूचुअल फंड क्लब करके डिफरेंट स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, सो दैट अगेन अगर आप पैसा लगा रहे हो एक म्यूचुअल फंड में तो आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो रहा है। एंड जो म्यूचुअल फंड है उसमें आप नॉर्मल बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर सकते हो, या मतलब जो ट्रेडिंग होती है वैसे आप नहीं कर सकते हो, वो आपको ईटीएफ में ऑप्शन मिलता है। एंड म्यूचुअल फंड में यू कैन जस्ट बाय और ईदर सेल वंस वंस जो नॉर्मल मार्केट के टाइमिंग्स आफ्टर 3:30 मार्केट क्लोजेस डेली जो होता है, स्टॉक मार्केट ओपन अप होता है। सो उसके बाद आप एक बार या तो बाय कर सकते हो स्टॉक्स या उसको सेल कर सकते हो, पर आप ट्रेड नहीं कर सकते। मतलब ऑल डे मॉनिटरिंग वाला जो एस्पेक्ट है वो म्यूचुअल फंड्स के केस में नहीं होता, बट दैट इज अवेलेबल इन ईटीएफ्स जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है। अब इसको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हम बोल रहे हैं, तो इसमें जो फॉरेन, बेसिकली सपोज यूएसए का कोई ईटीएफ है, दे आर मॉनिटरिंग जो इंडिया के स्टॉक्स हैं। सो आप बेसिकली जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो ईटीएफ में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडियन मार्केट्स के अंदर, जो इंडियन कंपनीज के स्टॉक्स है वो ईटीएफ के थ्रू बाय कर सकते हैं। सो एक ही एडेड एडवांटेज है ईटीएफ में। एंड इंडिया में ऑफ लेट हमें बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने को मिल रहा है इन द इन्वेस्टमेंट्स दैट वी आर गेटिंग इन ईटीएफ्स। सो दैट्स देयर। और ईटीएफ में जैसा भी मैंने बोला, नॉर्मल ट्रेडिंग भी आप कर सकते हो, लाइक जो ड्यूरेशन रहती है ऑफ द मार्केट। एंड कंपैरेटिवली दे आर चीपर टू इन्वेस्ट ऑल्सो, क्योंकि उसमें जो ब्रोकरेज है वो भी कंपैरेटिवली लेस रहती है व्हेन वी कंपेयर इट विद द म्यूचुअल फंड। सो एक ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। एंड ईटीएस में भी एक डेडिकेटेड इंडस्ट्री के लिए भी ईटीएस होते हैं, डाइवर्सिफाइड ईटीएस भी होते हैं, लाइक हेल्थ सेक्टर का हो गया या फार्मा का हो गया, आईटी कंपनी के स्टॉक्स हो गए, सो वो डाइवर्सिफाइड हो गया। ठीक है मानसी। ETF इसको देन ट्रेड कर सकते हैं ऑनलाइन, ETF हाँ, एक्सचेंज ईटीएफ ट्रेडेड। तो कर, और एक्सचेंज हो गया ना, जैसे हमारा जो इंडिया में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, यूएसए का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज होगा, तो इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल एलिमेंट है इसमें, तो इसलिए हम इसको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोलते हैं। मतलब दो ठीक। दो कंट्रीज के एक्सचेंजेस के बीच में यू कैन इन्वेस्ट। देन ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो। सो बैंक्स हैव गिवन अ ल्यूकवार्म रिस्पांस टू दिस, ये आरबीआई ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया था। And auctions they were conducted by RBI reflecting कि जो lenders है they do not want to forego the excess funds that they have. तो 14-day these VRRR auctions they were conducted by the central bank, and we just saw कि just 40% of the notified amount जो था 50,000 crore rupees that have been, so basically मतलब 50%, sorry 40% of जो 50,000 हुआ, around 20,500 crore rupees have been parked by the banks under this. तो बैंक्स की तरफ से इतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिला है। एंड क्योंकि बैंक्स दे आर इन्वॉल्व राइट नाउ, अगर हम बात करें दे आर इन्वॉल्व इन हाई क्रेडिट डिमांड, तो दे आर लेंडिंग मोर, पर्सनल लोन्स में हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। एंड इसके पीछे जो मोटिव रहता है, जो वीआरआर ऑप्शंस किए जाते हैं, दैट इज जो एक्सेस लिक्विडिटी है बैंकिंग सिस्टम में, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। एक मिनट। So reduction in the notified amount of the VR auctions, it reflects the amount of excess liquidity in the banking system that has declined now. तो मेजर ऑब्जेक्टिव इसके पीछे यही था, इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए जो हमारे बैंकिंग सिस्टम में, इकोनॉमी में एक्सेस लिक्विडिटी थी, वो हम उसको अब्सॉर्ब कर सके। बट मतलब अगर
ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स आ रहा है बैंकिंग सेक्टर की साइड से, क्योंकि एट द सेम टाइम क्रेडिट डिमांड या लेंडिंग एक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो वो यही शो कर रहा है कि एक्सेस लिक्विडिटी वाली सिचुएशन अभी करंट टाइम्स में नहीं है। सो बैंक्स के पास इतना एक्सेस फंड बचा नहीं है कि वो इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर देंगे या पार्क कर देंगे विद द आरबीआई। सो ये एक तरीके से ओवरनाइट स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है 14 डेज के लिए जो आरबीआई ने विंडो ओपन अप करी है। ठीक है। So now we can take up the Hindi newspaper. Okay, Divya, you can take this up. क्या कह रहे हो? मैं शेयर कर देती हूँ हिंदी वाले न्यूज़पेपर। अच्छा ठीक है, तुम शेयर कर दो। तुम शेयर कर लो, कंफर्टेबल रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं नर्मदा मिशन स्टार्ट किया है ना, गंगा पोल्यूशन को साफ करने के लिए, प्लास्टिक और नशा मुक्त अभियान करने के लिए। इस नोएडा अनलॉकिंग द की ऑफ योर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ओखला डैम भी है यमुना नदी के आसपास। तो उससे रिगार्डिंग देख सकते हैं कि इन्होंने इनिशिएटिव है क्लीन ग्रीन सेफ और सिक्योर नोएडा। तो उस हिसाब से ग्रीन एनर्जी के पर्पज से इन्होंने क्या क्या चेंजेस किया, जैसे सोलर लाइट का यूज किया हुआ है। इस तरह से क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं। मानसी। हाँ दिव्या। ये तो हम ले चुके हैं एडवर्टीजमेंट, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसा। यहाँ देख सकते हैं कि ट्रेन की देख रहे थे, यहाँ पे बस की भी है कि बस में आग लगने की वजह से गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर चलती बस में अचानक आग लग गई। तो इसके लिए क्या क्या मेजर सेफ्टी हो सकती है उसके रिगार्डिंग। मतलब हाँ, जो व्हीकल्स है उनमें भी एक तो आपको इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स नहीं कैरी करना चाहिए। और वी कैन लुक इनटू कि जो जिस मटेरियल से व्हीकल बनाया जाता है वो थोड़ा फायर सेफ रहे। मानव तस्करी मॉड्यूल आर्टिकल 23 के अंडर इसको देख सकते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है, जिसमें 10 राज्य त्रिपुरा कर्नाटक असम पश्चिम बंगाल तमिलनाडु पौंडुचेरी तेलंगाना और हरियाणा शामिल है कि बांग्लादेश और भारत की सीमा पर जो प्रवासी घुसपैठ होती है उसमें अवैध तस्करी का नेटवर्क शामिल होता है। तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या एक्ट से स्टेप लिए गए हैं एनआईए या फिर गवर्नमेंट के थ्रू। डीएफसी डिमांड फैसिलिटेटेड सिस्टम, जो कि टैक्स को पे करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम अवेलेबल कराता है, जिससे यूजर्स के लिए हेल्प हो जाएगी और टैक्स पे करने में इजी होगी। हाँ, मतलब फेसलेस टैक्स सिस्टम का एक ये सब पार्ट हो गया, डिमांड हाँ, फैसिलिटेटेड सिस्टम। जो कर्नाटक पंजाब हरियाणा हिमाचल तमिलनाडु में अभी इस टाइम पे रेगुलेटेड है। ठीक है। दोबारा वोटिंग का सिस्टम देख सकते हैं कि किसी केंद्र पर दोबारा वोटिंग क्यों होती है। तो एक तो ये हो सकता है कि बूथ कैप्चरिंग हो, या फिर टाई हो जाए कि दोनों के बीच में इक्वल वोट्स पड़ी है। और क्या रीजन हो सकते हैं किसी भी केंद्र पे दोबारा वोटिंग के, कि फिर से वोटिंग करानी पड़े किसी एक एरिया में। शीत सत्र
पार्लियामेंट के 3 सत्र होते हैं, मानसून, बजट और शीत सत्र। इनके टाइमिंग देखी जा सकती है, फरवरी में बजट सत्र होता है, सितंबर के आसपास मानसून सत्र होता है, दिसंबर में शीत सत्र स्टार्ट होता है। हाँ, तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि 3 सेशन होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने का गैप, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ। यस। इसमें है कि वैश्विक भुखमरी इंडेक्स के अलावा ये चीजें भी देखी जा सकती है कि 2000 से लेकर 2023 के बीच में जो ये 38.4 से घटकर 28.7% तक की जो भुखमरी में जो परसेंटेज है उसमें कमी देखने के लिए मिलती है। पर वो चीज जब हम इंडेक्स को देखते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसमें देखने के लिए नहीं मिलती, क्योंकि उसके 4 पॉइंट्स है जिसके तहत वो दिए जाता है कि अल्प पोषण, 5 साल के बच्चों की उम्र में मृत्यु दर क्या है, और उनके बीच में कमजोरी कितनी है, या उनकी लंबाई या उनका वेट कितना है। पर इसमें वेट और लंबाई में एक रीजन जीन्स और अनुवांशिकता की भी भूमिका होती है। उस चीज में 60 से 80% की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो उस चीज को कभी नहीं पॉइंट आउट किया जाता। तो अगर उसकी तुलना में देखें तो इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके देखा जाए तो भुखमरी में जो भारत की रैंक है वो इसमें इंप्रूव हो सकती है, तो उन डायरेक्शंस को भी इसमें ऐड कर सकता है। हम्म। ठीक है। देख सकते हैं कि यूनेस्को ने एक सर्वे किया था जिसके अकॉर्डिंग 85% जो ऑनलाइन दुष्प्रचार होते हैं या फिर जो हेट स्पीच के मामले होते हैं इंडिया में देखने के लिए मिलते हैं। उसके अलावा हम्म। दूसरे नंबर पर बांग्लादेश में देखने के लिए मिलते हैं। ये अमेरिका, भारत, यूक्रेन, 16 देशों में किया गया था इस तरह का सर्वेक्षण। एनसीओएल ने 6 उत्पादन तैयार किए हैं जो कि जैविक उत्पादन दरों को बढ़ाने के लिए, यानी कि ऑर्गेनिक ब्रांड के लिए, जिसमें दाल, चीनी, राजमा, बासमती चावल वगैरह शामिल है। इसमें यह है कि इन सबको मदर डेयरी के केंद्र पर ऑनलाइन प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर इनकी खरीद या बेच की बात की जाए तो मदर डेयरी का ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वो पोर्टल। प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक ये है। गुजरात में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो 2002 एक्ट के तहत स्टार्ट की गई है। हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग में मतलब कैसे इवन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। पुल पुश ट्रेन स्टार्ट की गई है नॉर्मल श्रमिकों को या कारीगरों को ध्यान में रखते हुए, जिसका किराया कम होगा, और वो वंदे भारत और एक्सप्रेस वे के इंजन की उस पर बेसिस पे तैयार की गई है। इसमें सेफ्टी नियम देख सकते हैं कि उसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं। तो इसकी ये एक बार ऊपर करो दिव्या, इसकी तकनीक मेंशन की गई थी तो एक बार वो रीड कर लो। पुल ट्रेन। और पुश और पुल की तकनीक यूज की गई है ताकि अगर जो इसकी स्पीड होगी वो 130 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, उस स्पीड में भी उसको आसानी से रोका जा सके पुल और पुश करके, और ज्यादा स्पीड में भी। और इसका किराया नॉर्मल रखा जाएगा ताकि जो नॉर्मल श्रमिक या कारीगर है वो भी इसमें ट्रेवल कर सके, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के बीच में कनेक्टिविटी का काम करेगी। क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि मजदूरों की संख्या, ये जो श्रमिक एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर काम करते हैं उनकी जो संख्या है वो ज्यादा होती है, तो उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए ट्रेन चलाई गई है जिसका नाम अमृत भारत एक्सप्रेस होगा। हम्म। ठीक है दिव्या, एंड कर दो, टाइम कम बचा अब। हो गया। धन्यवाद देखने के लिए। इसी तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहे चैनल को।